नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्याय तक और हमारे साथ सामाजिक न्याय के नेता लौटन राम निषाद जी हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपके चैनल को जी। लौटन राम निषाद जी से अभी तक हमने तमाम मुद्दों पर, मंडल की बात रही हो, आरक्षण की बात रही, सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की। इनकी पार्टी लाइन पर बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन आज की राजनीति में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो जाति से भी ऊपर धर्म है। ख़ास तौर पर जो छोटी पार्टियां हैं जहां वो जाति हिस्सेदारी की, यहाँ तक कि कांग्रेस भी आज जाति जनगणना के माध्यम से जाति भागीदारी की बात कर रही है, इनकी पार्टी भी भरपूर बात कर रही है। लेकिन जिस पार्टी के साथ, जिस विचारधारा के साथ इनकी लड़ाई है वो हिंदू एकीकरण की बात कर रही है। वो गर्व से कहो हिंदू है का नारा लगा रही है और इन तमाम हिंदुओं को डरा भी रही है कि बटोगे तो कटोगे। ये जो राजनीति है जहाँ घृणा परोसी जा रही है, बांटा जा रहा है, उसको लौटन राम निषाद जी आज कैसे देख पा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना आ रही उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जिस मठ से निकल करके आए हैं, गोरक्षपीठ मठ से, वहाँ के मठाधीश भी वो हैं जी। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता जी। वह मठ किसका है? मछेंद्र नाथ निषाद जी। उनके एक शिष्य हुए ग्वाल जदुवंशी यादव गोरखनाथ जी हुए। तो मैं तो कहता हूँ शायद इस पर मुकदमा भी कायम हो गया है इस बयान को देने के नाते। मैंने कहा कि गोरक्षपीठ मठ पर जो है यादव और निषादों की वसीयत होनी चाहिए जी। वह हमारे पुरखों की कमाई है, मेहनत की कमाई है। नाथ पंथ के संस्थापक हमारी निषाद बिरादरी के, उनके गुरु गोरखनाथ, शिष्य गुरु गोरखनाथ हुए। लेकिन आज वहाँ पर सामंती जातियों का कब्जा है, चाहे वो दिग्विजय नाथ रहे हो, चाहे वैद्यनाथ रहे हो, आज योगी आदित्यनाथ रहे हो। तो इस तरह जो हमारे सांप्रदायिक सौहार्द हो, जो हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वाक्यांश शुरू किया, समता, समानता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष एक राष्ट्र की संकल्पना उन्होंने किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अभी दो शब्द को विलोपित कराने का बड़ी कवायद की है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को। तो इनको समाजवाद से और पंथ निरपेक्षता से इतने खतरे हैं। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों से मेरा सवाल मैं करता हूं कि भाई आप शहनवाज को रिश्तेदार बना सकते हो, मुख्तार अब्बास नकवी को बना सकते हो, आमिर खान और शाहरुख खान को बना सकते हो, सुहेल खान, सैफ अली को और पतौदी को बना सकते हो, मोहम्मद करीम को बना सकते हो, और वोट के लिए हमें मुसलमानों का डर दिखाते हो। सबसे कम संख्या में कौन धर्म वाले लोग हैं? पारसी है। पारसी तो कभी नहीं कहता पारसी धर्म खतरे में है। फिर इसके बाद जैन है, जैन कभी नहीं कहता, बौद्ध कभी नहीं कहता, सिख कभी नहीं कहता कि मेरा धर्म खतरे में है। खतरे में हुआ है जो दावा करता है कि हमारी आबादी 80% है जी। तो इस तरह का जो नारा दे करके हिंदू एकीकरण की बात करके हिंदू राष्ट्र बनाने, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है। जब विजयदशमी 1925 को नागपुर में जो है हेडगेवार ने जब आरएसएस का स्थापना किया तो उसमें संकल्प लिया गया। संकल्प लेते समय तस्वीर वहां किसकी लगी थी? नेपोलियन बोनापार्ट की, मुसोलियन की, हिटलर की। इनको ये तानाशाह जो है, पूरा नाजी तंत्र था, नाजीवाद से प्रभावित था। उनकी तस्वीर रख करके यह संकल्प लिए कि 100 वर्षों में हिंदू राष्ट्र में बनाना है। हमारे लोगों की एक विडंबना है, चट मंगनी पटवा ब्याह, शाम का बोबा सुबह काट के खाएला। लॉन्ग प्रोसेस के हमारा काम होना चाहिए। जैसे 100 वर्षों के बाद इनकी स्थिर सरकार बनी, लगभग 90 के बाद। तो अब ये जो आगे है बहुमत में, अब ये वन नेशन वन एजुकेशन की जो ये बात कर रहे हैं ना, ये सीधे सीधे जो हमारी संघीय व्यवस्था है, हमारे देश के संविधान के तहत, इसको एकल व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। और बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइंड और मनुस्मृति के विधान कानून को लागू करना चाहते हैं। इसलिए हिंदू 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 राष्ट्र कर रहे हैं, केवल वोट के लिए हिंदू हैं। अच्छा, तमाम बहुजन नेता, अगर हम मंडल और अंबेडकर को इसमें से हटा भी दें, उनके अपने एजेंडे थे जिस पर उन्होंने काम किया, तो इससे लड़ने का आपके पास आज कोई एजेंडा बन पाया है किसी बहुजन नेता के पास इस तरह का कोई एजेंडा कि आप प्रस्तावित भविष्य का भारत कैसा चाहते हैं? देखिए, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो व्यवस्था दिया जो बहुत ही बेहतर है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस दिन उनका संविधान सभा में भाषण हुआ था अंतिम 25 नवंबर
1949 को जी। 26 को तो मान लिया कि वो आगे कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। लेकिन जब 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में वह भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं कठिन मेहनत करके, रात दिन एक करके मैं संविधान तो बहुत बेहतर बनाया, लेकिन लागू करने वालों की नीयत पर यह निर्भर करता है कि वह किस तरीके से इसको लागू करना चाहते हैं। जी। आज वर्तमान में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए कि वह संविधान खतरे पर है। तो पहला हमारा एजेंडा कि लोकतंत्र, संविधान हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। जब लोकतंत्र और संविधान रहेगा तभी प्रतिनिधित्व का अधिकार जो मुझे मिला है 15/4/16 के तहत, वह सुरक्षित रहेगा। अभी हमारी लड़ाई ओबीसी की तो लड़ाई बहुत है। हमारे SC ST को तो 1935 और 1937 में जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से नौकरियों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1937 के माध्यम से उन्हें राजनीतिक आरक्षण में प्रतिनिधित्व का अधिकार मिल गया। ओबीसी को लंबी कवायद करने के बाद 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की एकमात्र सिफारिश 40 में से लागू हुई और उसे जो है कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संपूर्ण पूर्ण पीठ ने 2/3 बहुमत से जो है संवैधानिक करार दिया, वैधानिकता प्रदान किया। और नरसिंहा राव की सरकार जब बनी तो 10 सितंबर 1993 को अधिसूचना जारी हुई और उत्तर प्रदेश में 1994 में परम पूज्य नेताजी ने लागू किया। तो आज ये लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण, और इतने से नहीं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15/4/16 में जो व्यवस्था दिया है समानुपातिक हिस्सेदारी की, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक नारा और है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उनकी उतनी भागीदारी भी हो। जैसे टिकट वितरण होता है तो देखा जाता है कि जो निषादकों की संख्या ज्यादा है, यादव की संख्या ज्यादा है, कुशवाहा, मौर्य, लोधी, कुर्मी की ज्यादा है तो इनको टिकट मिल जाता है। लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं, वंचित तबके के लोग हैं, जैसे लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, कुजरा, कसाई, फकीर, जुलाहा, गद्दी है, गोसी है, बंजारा है, बिहार है, जिनकी बहुत कम संख्या है। इनको राजनीतिक सम्मान कैसे मिलेगा? इनके लिए भी हम माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग पर काम करना चाहते हैं। मैं जब समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तो मैं माइक्रो सोशल इंजीनियरिंग को जो है अपनाने का और आत्मसात करने का और क्रियान्वित करने का मैं प्रयास किया। तो हमारी एक मांग है SC के लिए भी कि कार्यपालिका विधायिका में मिल गया तो पदोन्नति और न्यायपालिका में भी आरक्षण मिलना चाहिए। और जो सरकारी सहायता प्राप्त है, मंडल कमीशन में भी ये सिफारिश है कि जो सरकारी मद से जो प्राइवेट सेक्टर संचालित है वहां पर भी हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यानी कह लीजिए कि संविदा की नौकरी जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सी जातियां क्या हिस्सेदारी रख रही हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। 1871 में जनगणना शुरू किया ब्रिटिश हुकूमत ने। अंतिम जनगणना जो है, जो कि मूर्त रूप से प्रकाशित हुई 1931 में, 1941 में भी हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब छिड़ गया तो वह जो है कि क्रियान्वयन उसका नहीं हो पाया था, आधा अधूरा रह गया। आज जो भी काम होते हैं 1931 के आधार पर। ओबीसी का कोई मामला न्यायालय में जाता है, कहते हैं कि आपका वैज्ञानिक कोई आंकड़ा नहीं है, पुष्ट प्रमाण कोई नहीं है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि भाई जब कछुआ, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, गाय की गणना कराते हो, पेड़ों की गणना कराई जाती है, देखते हैं नंबर प्लेट उस पर लगता है। तो जब इनकी जनगणना आप कराते हो तो ओबीसी की जनगणना करानी चाहिए। लंबे संघर्षों के बाद बार बार यह मांग उठती थी, लेकिन कोई न कोई बहाना 1951 से लेकर के आप आ जाएंगे देवगढ़ा के समय में भी यह प्रयास चला था। जब जनता दल की सरकार थी, इंद्र कुमार देवगढ़ा प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, उस दौर में भी जातिगत जनगणना का मुद्दा बड़ा तेजी से उभरा। और भारतीय जनता पार्टी में एक नेता थे, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, गोपीनाथ मुंडे। और गोपीनाथ मुंडे मुखर होकर के भाजपा में रहते हुए वह हर फोरम पर जो है कि अपनी बात रखते थे। उनके अंदर जो है ओबीसी के प्रति संवेदना थी। उनको जिस समाज से वो बंजारी समाज से निकल करके आए थे उसका वो था। आज उनकी बेटी पंकजा मुंडे हो या उसकी बहन ज्योति मुंडे हो, वह भले ही वो अपने मामा वाले गैंग में चली गई हो, प्रमोद महाजन वाले परिवार में, लेकिन गोपीनाथ मुंडे की मौत हो जाती है 2014 में, मालूम है? वो ग्राम विकास मंत्री थे शायद। और मौत कैसे हुई यह बड़ा रहस्यमय मुद्दा है, इसकी जांच होनी चाहिए थी। और मैं तो कहता हूं कि आरएसएस के लोगों ने
उनको रास्ते से हटाने का षड्यंत्र कोई किया था। इसलिए क्योंकि गोपीनाथ मुंडे और जनगणना वाला मुद्दा था कि जब 2010 में शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान, गोपीनाथ मुंडे आवाज में आवाज मिला करके, और एक तो अपने बेटा को सांसद बनाने के लिए बड़े हमारे अच्छे नेता थे, बड़ा सम्मान अपने चाचा जी का करते थे, हुकुम देव नारायण सिंह जी का, यादव का, लक्ष्मी नारायण यादव का, लेकिन ये बहुरूपिया निकल गए लोग। ये लोग समाजवाद की विचारधारा को लात मार करके दूर भगा दिए अशोक यादव को सांसद बनाने के लिए केवल। तो ये लोग हुए कि इनका जमीर डोल गया, और ये 5 नेता सदन में जो है कि जोर जोर से आवाज उठाते थे। यूपीए 2 की सरकार थी, और लास्ट में कांग्रेस को जो है घुटना टेकना पड़ा, और उन्होंने जो है कि नेताजी और लालू प्रसाद यादव, शरद यादव की बात पर आकर के जो है सोशियो इको कास्ट सेंसस कराया। उसमें भी एक षड्यंत्र किया आरएसएस के लोगों ने कि ये कॉलम नहीं जोड़ा जाति वाला, सेपरेट जाति वाला, यादव कितना, निषाद कितना, कुर्मी कितना, मालूम तो ये भी तो हो ना, ये झगड़ा लफड़ा खत्म हो जाना चाहिए था। लोग कहते हैं कुल हक हिस्सा हमारा यादव ने मान लिया, तो यादव की जनगणना याद आती कि यादव 10% है, निषाद 7.98% है, कुर्मी जो है कि 4.01% है, और कोयरी जो है कि 4.85 इतना है परसेंटेज है। ये कम से कम पुष्ट तो हो जाना चाहिए था ना कि घटी इनकी संख्या या बढ़ी। और मैं तो कहता हूं कि 1931 की जो जनगणना थी, मैं आपको बता दूं, लौटर राम जैसा व्यक्ति जो ग्रेजुएट, जिसकी पत्नी ग्रेजुएट पॉलिटेक्निक, V2 ओवर T के फार्मूला पर मैं संवाद चलाता था, लेकिन हमारे जैसे व्यक्ति को 5-5 बच्चे का मैं बाप बन गया। यह है ना बातें। तो हमारे ओबीसी और SC ST में जो है जो परिवार बढ़ाने वाली प्रक्रिया होती है वो ज्यादा होती है। जो सवर्ण जातियां होती है, किसी को पता लगा कि सवर्ण में 10% तो निसंतान मिल जाएंगे आपको, आप अपने गांव में जाकर के देख लीजिएगा। प्रैक्टिकली मैं बात करता हूँ, थ्योरी की नहीं। या किसी को 1 लड़का लड़की, किसी को बहुत हुआ 2 हुआ, 3 उन वाले तो बड़े बिरला मिलते हैं। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वह ओबीसी SC ST में ज्यादा है, तो ये संख्या हमारी और बड़ी होगी। तो जब ये बात चली मांग, ठीक है, सोचियो इको कास्ट सेंसर हुआ तो कम से कम ओबीसी के तो आ जाएगा आधार ना, SC का आ जाएगा, ST का आ जाएगा, कौन कितने हैं। और दुर्भाग्य बस जो है उसका अंतिम आंकड़ा कांग्रेस सरकार 2014 तक नहीं घोषित कर पाई। जो अपने को पिछड़ी जाति का कवि बताते थे, गरीब माँ का बेटा बताते थे, ट्रेन की बोगियों में चाय बेचने वाला बताते थे, कटोरा लेके 35 बरस तक भीख मांगने वाला फकीर बताते थे, उन पर भरोसा था कि चलो ओबीसी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा तो हमारी जो जनगणना की मांग है, कास्ट सेंसस की मांग है, उस पर जोर देंगे। 30 अगस्त 2016 को जब जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, SC ST की जनगणना को घोषित कर दिया गया, माइनॉरिटी की संख्या को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेशनर की कर दिया गया, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर की कर दिया गया, यहां तक कि भाषाई लोगों की कर दिया गया। मराठी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, पंजाबी है, हरियाणवी है, चाहे उड़िया भाषी है, असमिया भाषी है, भाषा के आधार पर भी जनगणना की रिपोर्ट को घोषित कर दिया गया। और लौटर राम वहीं पर शुरू किया, एक फोरम बना करके संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जातिगत जनगणना कराओ, समानुपातिक हिस्सेदारी दो, इस पर मुद्दा चला। तो मैं लोकसभा का चुनाव 2019 में रहा। 5 जून 2018 को तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अब तो उनका वो क्या गया, डिमोशन हो गया है ना, सेकंड पर से 3rd पर आ गए हैं, अब अमित शाह उस कुर्सी पर चले गए। तो उन्होंने जो जनगणना होती है गृह मंत्रालय के माध्यम से होती है, उसका एक विंग है जिसे कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और सेंसस कमिश्नर व्यक्ति एक होता है, पद नाम 2 होता है। जैसे आमतौर पर वह रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, और जब जनगणना का मुद्दा आता है हर 10 वर्ष में तो कास्ट सेंसस कमिश्नर हो जाता है। तो इस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मीटिंग बुला करके बाकायदा राजनाथ सिंह ने प्रेस वार्ता किया, और उन्होंने दावे के साथ कहा कि 2021 में कास्ट सेंसस कराया जाएगा, और विशेष करके जो है ओबीसी की जातिगत जनगणना को तीव्रता प्रदान करते हुए करके 24 तक इनके आंकड़े घोषित कर दिए जाएंगे। अब षड्यंत्र क्या हो गया,
ये कोरोना इसीलिए आया था, कोरोना पर जो बौहेला हुआ ना कि 1921 में कास्ट सेंसस के मुद्दे को दबा दिया जाए, इसलिए कोरोना का हल्ला मचा करके लॉकडाउन कर दिया गया 2021 में। और हमारे ही बिरादरी के गृह राज्य मंत्री थे भाई अमित शाह, कहने गए हलफनामा दाखिल करने सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नित्यानंद राय को आगे कर दिया? नित्यानंद राय कौन बिरादरी के हैं? यादव। ये देखिए जाति से जाति को लड़ाने का काम करते हैं, इस तरह का ये करते हैं। नित्यानंद राय से हलफनामा डलवा दिया कि जाति के आधार पर जनगणना कराना जो है तकनीकी कारणों से जो है कि संभव नहीं है। एक और षड्यंत्र इन्होंने किया और हमारे नेताओं को आगे कर दिया, सबको, विशेषकर यादवों को, चाहे वो रामकृपाल यादव हो, लक्ष्मी नारायण यादव हो, भूपेंद्र यादव हो, चाहे आपके हुकुमदेव नारायण यादव हो, चाहे गंगाराम अहीर हो, सचिन अहीर हो, चाहे वो डॉक्टर सुधा यादव हो, इस तरह से अन्नपूर्णा देवी यादव हो, इन्हीं लोगों को, धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी के जो जैसे मैंने कहा जो भी हो, खंडायत है या कुर्मी है, जो भी हो, पिछड़ी जाति के हैं, इन्हीं नेताओं को आगे करके जब इन्होंने 2019 के चुनाव को देखते हुए जब ईडब्ल्यूएस से रिजर्वेशन किए तो उससे पहले इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रोपगंडा बड़ा तेज से किया, मीडिया ट्रायल कराया, हमारे नेताओं को भेज करके कि ओबीसी को तो बहुत बड़ी मुराद मिल गई, यही नेता दावा करते थे। लेकिन जब हमारे ही मित्र राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहला अध्यक्ष बने, पहला अध्यक्ष प्रोफेसर भगवान लाल साहनी, मुजफ्फरपुर के रहने वाले, हमारे बड़े अच्छे मार्गदर्शक रहे, प्रोफेसर रहे अंबेडकर विश्वविद्यालय में, वहां पर वही अध्यक्ष बने, रोते रहे बेचारे। एक केबिन मिली छोटी सी, न कोई प्रोटोकॉल, एक सचिव मिला, वो निजी सचिव हमारी बिरादरी का, हमारे डीके साहनी है, हमारे मित्र हैं, आज भी हमें बड़े भैया मानते हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई उनकी बात, अरे भाई वो चाहे तो पिछड़ा वर्ग आयोग अगर वास्तव में संवैधानिक दर्जा मिल जाए तो डीएम कलेक्टर के बड़े से बड़े अधिकारी को तलब कर सकता है, सजा सुना सकता है, इतना बड़ा पावर होता है। लेकिन कहा जाता है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते, वो सफेद हाथी साबित हो गया। कोई नहीं, केवल वोट के लिए, चुनाव के लिए जनगणना नहीं कराई गई। अब देखिए एक चल रहा बात, जनगणना 2025 में कराई जाएगी। अरे जनगणना नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें कास्ट सेंसस चाहिए। केवल सेंसस से काम नहीं चलेगा कि सारी भारत की जनसंख्या कितनी है, हमें भारत की जनसंख्या में ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, धार्मिक अल्पसंख्यक कितना है, हमें सारी आंकड़े चाहिए। और इससे क्यों फूल लौटन राम निषाद जी हैं जो कह रहे हैं, जिनकी मांग है कि हमें सारे आंकड़े चाहिए, कौन सी जाति कितनी है, यादव कितना है, पाल कितना है, पटेल कितना है, कुर्मी, मौर्य, जो भी है जातियां ओबीसी की, इनको सारे आंकड़े चाहिए ताकि हक की बात की जा सके। ईमानदारी से जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी उनकी भागीदारी तमाम विभागों में भी हो सके। लेकिन यहाँ अभी एक बड़ा सवाल है, जिस आर्थिक हिस्सेदारी तक ये समाज पहुँचना चाहता है, तब क्या होगा जब चीज़ें सरकारी से निजी हाथों में चली जाएंगी। उस सवाल पर हम आएंगे, बातचीत करेंगे लौटन राम निषाद जी से। तब तक एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार।